नमस्कार। आज खास कवरेज में आपका स्वागत है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में वोटों की गिनती इस समय चल रही है और शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं उसमें नागालैंड में कम से कम बीजेपी गठबंधन एक भारी बहुमत की ओर बढ़ रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। त्रिपुरा की अगर बात करें तो वहां पर भी बीजेपी गठबंधन सत्ता में वापसी करता दिखाई दे रहा है, ये शुरुआती रुझानों की बात हम कर रहे हैं। और मेघालय में भी जो एग्जिट पोल के भविष्यवाणी थी उसके मुताबिक ही रुझान आ रहे हैं और वहां पर एनपीपी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है वो सबसे बड़े दल के तौर पर उभर रही है और वहां पर बीजेपी दूसरे नंबर पर है। और हम जानते हैं कि मेघालय में सरकार गठन को लेकर वहां के मुख्यमंत्री संगमा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के बीच एक बैठक हो चुकी है। तो संभावना इसी बात की है कि मेघालय में भी बीजेपी गठबंधन सत्ता में आ जाए। तो तीनों ही राज्यों में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, ये शुरुआती रुझान बता रहे हैं। और शुरुआत में पोस्टल बैलेट्स आए थे बिल्कुल, तो मैं ईवीएम का आंकड़ा उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं क्योंकि वो डिटेल भी ब्रेकअप में आ रहा है। अभी एक राउंड की काउंटिंग हुई है नागालैंड और त्रिपुरा में। मेघालय में अभी वो एक राउंड की भी काउंटिंग नहीं हुई, यानी कि पोस्टल बैलेट के ही आधार पर आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है। तो अभी ये कई राउंड की काउंटिंग होगी जिसमें हमको एक अंदाजा लगेगा कि स्थिति कहां जा रही है। लेकिन जिस तरीके का आप रुझान देख रहे हैं उसका एकदम उलटफेर हो जाने की गुंजाइश और राज्यों में तो कम होती है। मैं पूर्वोत्तर राज्यों में तो नहीं जानता, स्मिता गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। स्मिता जी, छोटे राज्य हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटी हैं, तो यहां पर जाहिर सी बात है कि अगर एक आधा वोट भी इधर उधर गया और जो विक्ट्री मार्जिन है वो भी कम होगा, ऐसे में ये बदल सकता है, नतीजे बदल सकते हैं। लेकिन क्या एकदम उलटफेर हो सकते हैं जो अभी रुझान आ रहे हैं उनसे? शायद नहीं, मगर ऐसा तो यदि आपको याद हो बिहार में 2015 का चुनाव, हाँ, अरे बाप रे, वो पोस्टल बैलेट्स 8, 9, 9:30 तक मुझे लगता है वो एक तरफा, मैं वहीं थी पटना में उस दिन, और 9:30, 10 बजे तक बिल्कुल पलट गया। तो हो, मगर तब वो जिस तरीके से जा रहा था वो प्रिडिक्टेबल था, क्योंकि लोगों को तो उस वक्त लग रहा था कि जो गठबंधन बना था वो ही आगे था और लोगों को अजीब लग रहा था सुबह। मगर मुझे याद है कि सुबह 8, 8:30 बजे हम भाजपा के दफ्तर में थे, वहां तो पटाखा फट गए थे, वहां पर गुलाल उड़ने लगी थी, पटाखे चलने लगे थे, सब होने लगा था। और 10 बजे तक बिल्कुल ये फिर गठबंधन वाले रास्ते पे आ गए, पटाखे स्थानांतरित हो गए, हाँ, दूसरी जगह चले गए। लेकिन चूंकि यहाँ पर छोटे चुनाव क्षेत्र हैं, छोटी विधानसभाएं हैं, 40 से 50 हजार मतदाता हैं, आपको क्या लगता है कि ये रुझान जो शुरुआती आए हैं ये बदल सकते हैं? और मैं आपसे नागालैंड के बारे में जानना चाहता हूँ, वहां पर जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, एक तरफा वहां पर परिणाम बीजेपी गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है, तो क्या वहां पर आपको लगता है कि जो पार्टी खिलाफ चुनाव लड़ी है एनपीएफ, वो भी बाद में सत्ता में शामिल हो सकती है और वहां पर विपक्ष मुक्त नागालैंड हो जाए? नागालैंड तो हमेशा विपक्ष मुक्ति रहता है। अच्छा। अभी का बात नहीं है, 1998 में तो इलेक्शन से पहले ही अनकॉन्टेस्टेड जो कैंडिडेट्स थे वो 38 के करीब था, क्योंकि चुनाव होने से पहले वोट डालने से पहले 38 जीत चुके थे। हाँ, क्योंकि एनएससी एनआईएम ने माना कर दिया था कि यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता है। हाँ। तो उसका चलते आप अगर पिछले 5 साल नागालैंड में देखते हैं वहाँ पे कोई अपोजिशन था ही नहीं। हाँ। तो ये नेचुरल होगा कि ये नागालैंड जो सरकार है अगले 5 साल तक बिल्कुल अपोजिशन लेस होगा, एक भी अपोजिशन एमएलए नहीं रहेगा। लेकिन ये जो इनिशियल ट्रेंड्स है ये पलट सकते हैं, इसलिए एटलीस्ट मेघालय और त्रिपुरा में जो और 2 राज्य हैं, जो पोस्टल बैलेट्स का जो संख्या है और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ से लोग जो सेंट्रल जो सिक्योरिटी फोर्सेस में होते हैं वो बहुत कम जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो पोस्टल बैलेट वो इंडिकेटिव नहीं है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 5-6 राउंड के बाद ही पता चलेगा कि तो चाकमा जी देखिए, ये कहना कि विपक्ष था ही नहीं नागालैंड के लिए, चलिए ये स्थिति ठीक है, लेकिन अब त्रिपुरा में तो विपक्ष था, लेफ्ट और कांग्रेस था, त्रिपुरा मोथा थे, तो ये एक कॉन्टेस्ट था, मुकाबला आपको जमीन पर दिख रहा था। और मेघालय में भी एक आपको मुकाबला दिखा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस आई वहां पर पहले से ही थी, टीएमसी नई एंट्री उन्होंने की, लेकिन एनपीपी और बीजेपी भी छिटक गए। वो घटक दल थे लेकिन अलग अलग चुनाव लड़ा और एक दूसरे को उन्होंने बहुत एक दूसरे को की आलोचना भी की अपने चुनावी कैंपेन में। तो हर जगह एक विपक्ष हुआ। पर आपको लगता है पूर्वोत्तर राज्यों में ये एक रणनीति हो गई है कि चुनाव साथ में रहो 5 साल
और उसके बाद चुनाव आते आते विपक्ष हो जाओ, छिटको, उसके बाद फिर नतीजे आए फिर साथ आ जाओ। मेरे ख्याल से एक्सेप्ट त्रिपुरा के अलावा और असम के अलावा बाकी जितने सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे तो सेंटर में जो भी सरकार, जो भी पार्टी है उस तरफ भी लोग चले जाते हैं। तो अरुणाचल में लोग जाते हैं, ये सारे पॉलिटिकल पार्टी जो एमएलएस है, जिसे हमने अरुणाचल में देखा था। अरुणाचल में खाली ऑपोजिशन लोन एमएलए था गेगोंग अपांग जी, जो पुराना चीफ मिनिस्टर था। एनडीए बीजेपी का एक ही एमएलए था, और एक दिन पता चला सारे एमएलए अरुणाचल पूरी सरकार जो थी, सरकार उनके विपक्ष में आ गई थी, यानी विपक्षी पार्टी में मिल गई थी, और फिर विपक्षी जो पार्टी थी वो सरकार में बन गई। मैं ये कहूंगा कि अभी पूरा नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस बहुत वीक नजर आ रहा है। अगर काल को अगर दिल्ली में कांग्रेस पावर में आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत पावरफुल होगा कांग्रेस, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वही डबल इंजन की बात है कि डबल इंजन होना चाहिए, कि जो राज्य में सरकार है उसका अलाइनमेंट केंद्र की सरकार के साथ होना चाहिए ताकि राज्य का विकास हो सके। स्मिता जी, जो कांग्रेस का प्रदर्शन अभी तक फिलहाल दिखाई दे रहा है शुरुआती रुझान में, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के नेता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होंगे इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि नागालैंड में तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, मेघालय में भी जो उन्हें उम्मीद थी उसके हिसाब से परिणाम नहीं आ रहा है, और त्रिपुरा में जहां उन्होंने अपनी विचारधारा के खिलाफ जाकर लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन किया पश्चिम बंगाल की तरह, वो भी लगता है कि फिलहाल उनको कोई फायदा देता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल आपने सही बोला है। एक कांग्रेस का यदि हम पहले त्रिपुरा को ले, जो तिपरा मोटा पार्टी है, नया जो ट्राइबल पार्टी बनी है, इनका जो नेता है प्रद्युत देव बर्मन, ये तो पहले कांग्रेस के स्टेट चीफ थे। तो उनका तभी भी प्रॉब्लम्स होते थे पार्टीज और इसी तरह से मेघालय में मुकुल सांगमा छोड़ के टीएमसी में गए। हाँ, तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जो स्टेट्स हैं वहां भी उनको मजबूत नेता रखना चाहिए। उनको जो बीजेपी के जो चीफ आर्किटेक्ट हैं पूर्वोत्तर राज्यों के, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी तो कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस की देन है। हाँ, तो वहीं से शुरुआत है, तो वहीं से शुरुआत है। फिर मुकुल सांगमा, अब ये देव बर्मन। तो ये जो कांग्रेस का जो सेंट्रल हाई कमांड का जो राजनीति है, इसको उनको खत्म करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो पार्टी ही खत्म हो रही है। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी में हर आदमी जो है अपने मन की कर रहा है, वो तो यहाँ पर भी तो केंद्रीकरण तो यहाँ भी है। हाँ, मोदी और शाह की मर्जी के आगे क्या कुछ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मगर नहीं, जब तक एक पार्टी जो बड़े नेता हैं वो पार्टी को जितवा सकता है, तब तक लोग चुप रहेंगे। जब पार्टी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तब आप केंद्रित रखिए, लेकिन जीतने लायक बने रहिए। नहीं बनेंगे तो लोग छिटक जाएंगे। तो ये समस्या तो आ रही है कांग्रेस पार्टी के साथ। और मेघालय में जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए गए और वहां पर उन्होंने बजाय बीजेपी और एनपीपी के उन्होंने टीएमसी को निशाना साधा। और इसको लेकर के टीएमसी ने बाद में बहुत स्ट्रांग रिएक्शन भी दिया। महुआ मोइत्रा जो वहां की इंचार्ज है, उन्होंने भी कहा। उसके बाद जो उनका अपना माउथ पीस है टीएमसी का, उसमें भी उन्होंने अटैक किया। तो ये विपक्षी एकता पर भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगा। बिल्कुल, कि जहां पर तो बात होनी चाहिए थी कि टीएमसी कांग्रेस साथ आए, और वहां पर उल्टा राहुल गांधी जाके टीएमसी पर अटैक कर रहे हैं और टीएमसी कांग्रेस को तोड़ रही है। नहीं, जैसे कल ही शायद स्टालिन का जन्मदिन था और वहां सब विपक्ष के नेता एकत्र हुए। वहां एक चीज जो मैंने देखा आज के अखबारों में कि ये कहा जा रहा है कि अब नेता की बात मत करो। पहले ये खरगे जी ने यू टर्न लिया है, क्योंकि उन्होंने और कुछ कहा था रायपुर में। खरगे जी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा, ये सवाल मैं आपसे पूछना भी चाहता था कि खरगे जी ने तब ये कहा कि 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी। रायपुर में भी कुछ इसी तरह की बात हुई। लेकिन उसके बाद चेन्नई में उन्हें यह कहना पड़ा कि पीएम कौन होगा ये बाद में तय होगा, लीडरशिप किसकी होगी ये भी बाद में तय होगा, पहले तो हमें हटाना है। तो ये एक तरह का बड़ा यू टर्न कांग्रेस को लेना पड़ा है। क्योंकि यदि आप कांग्रेस के नेताओं से भी बात करें, उनका भी ये मानना है अभी कि अब यदि आप पहले ही कह दे कि हम नेतृत्व करेंगे, कुछ गठबंधन नहीं बन पाएगा। अब पहले जो आपको करना है कि एक उम्मीदवार, एक विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा करो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और अंत में यदि वो जीत पाए, यदि वो अलायंस जीत पाए,
तो ये तो सबको मालूम है कि कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी होगी वो अपोजिशन अलायंस। मतलब बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से एक ही उम्मीदवार हो, एक ही उम्मीदवार। बहुत क्या आपको लगता नहीं ये कहना आसान है, ये कहना करना बहुत आसान मुश्किल है। अच्छा, दूसरी चीज, आप अगर खड़गे जी की बात कर लें, वो अपने जब पार्टी को संबोधित करते हैं तो उस समय कहते हैं, जाहिर सी बात है वो अपनी पार्टी को मोटिवेट करेंगे, हम लीड करेंगे, हम नेतृत्व करेंगे। लेकिन विपक्षी नेताओं की जब मीटिंग में जाते हैं तो प्ले टू द गैलरी कर देते हैं कि नहीं, वो छोड़ दीजिए कौन लीड करेगा, पहले साथ आ जाए। और ये चीज 9 साल से हो रही है। अब देखा जाएगा, क्योंकि खड़गे जी का जो इनिंग्स अभी शुरू ही हुआ है कि वो तो आगे ज्यादा टाइम है नहीं उनके पास। वो जो ज्यादा फार्मूले time की है। बात आप कर रही थी स्मिता जी, ये फार्मूला तो नीतीश कुमार जी की ओर से फार्मूला आया है कि ये उन्होंने कहा है कि अब इसमें कांग्रेस को देर नहीं करनी चाहिए, हम बीजेपी को 100 सीटों के नीचे भी ला सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो सब जानते हैं कि क्या होगा, यानी वो प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि अगर सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ नहीं आती हैं तो 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी फिर से सत्ता में आएंगे। तो ऐसे में ये जो फार्मूला है, और कुछ लोग तो जेपी से भी तुलना राहुल गांधी की कर रहे हैं कि उनको एक तरफ हो जाना चाहिए और जो वो सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करे लेकिन खुद जो है पीएम की दौड़ में ना रहे और एक कैंडिडेट खड़ा करे बीजेपी के सामने। आपको लगता है कि आज की तारीख में ही मुमकिन है? क्या केसीआर मानेंगे, क्या ममता बनर्जी मानेंगी इस बात को कि हम एक कैंडिडेट अपना दे दें, और जो जगह हमने कांग्रेस से छीन के अपनी जगह बनाई है अपने अपने राज्य में, वो हम कांग्रेस को तश्तरी में रख के दे दें? बहुत ही मुश्किल है, मगर मेरा कहना है कि यदि ना करे तो फिर ये तय है कि मोदी जी फिर दोबारा 2024 में आ जाएंगे। इनको इतिहास भी तो देखना चाहिए। पर ये हमने यूपी में मगर देखा है। कांग्रेस के तरफ से ये जरूर उनको कहना चाहिए कि हम अभी कुछ दावा नहीं कर रहे हैं कि हम लीडरशिप लेंगे। तो स्मिता जी देखिए, आप विपक्ष में जितने भी दल हैं वो मेरी भारत जोड़ो यात्रा में नहीं आए तो मैं इनके इस फंक्शन में नहीं जाऊंगा, मुझे न्योता नहीं मिला तो मैं उधर क्यों जाऊं। बिल्कुल ऐसे है जैसे कि शादी ब्याह के माहौल में घर में होता है ना कि ये कार्ड आया लेकिन फोन नहीं किया, फूफा या नाराज घर पे नहीं आए कि ये कार्ड में विद फैमिली नहीं लिखा है तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन या उन्होंने 500 रुपए दिए हैं तो मैं भी उतना ही दूंगा। लेकिन जो बात ये कही जा रही है कि एक कैंडिडेट खड़ा किया जाए और सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, ये तो हमने यूपी में देखा। जब सपा बसपा जैसी पार्टियां इतनी एक साथ बड़े मतभेद के बावजूद भी एक साथ आ गई तो भी बीजेपी को वो नहीं हिला पाए। बीजेपी को 60 से ज्यादा लोकसभा सीटें आ गई। तो इसमें कहां से फिर ये सेंध मारे? कल ही मैं एक सीनियर कांग्रेस नेता से बात कर रहे थे जो रायपुर गए थे और जो इस मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनका कहना है कि खड़गे जी को ही 3-4 बड़े कांग्रेस के नेताओं को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे कि आप जाकर नीतीश से बात कीजिए, आप जाकर स्टालिन से, और हर रोज आप कीप इन टच विथ, फिर ही रहेगा। क्योंकि अगर चाहे, आपको लगता है वो सेंस ऑफ पर्पस विपक्ष में है? चाकमा जी, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से अगर ये सेंस ऑफ पर्पस लेकिन नहीं इलेक्शन लड़ सकते हैं तब तक तो पूरा डेसिमेट हो जाएगा। तो कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि जितना भी जो सैक्रिफाइसेस है रीजनल पार्टीज नहीं करेंगे। ये कांग्रेस को ही सैक्रिफाइस करना है। अगर कांग्रेस सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं, अभी तो 44 है, अगली बार पता चला कि 24 है। पर कांग्रेस ने तो 2019 में भी सैक्रिफाइस किया। ऐसा तो है नहीं कांग्रेस पार्टी ने सारी सीटों पर लड़ लिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में, मेरे ख्याल से इसमें मुझे करेक्ट करेंगी, सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ा। नहीं, वो अलग सीटें जो है वो विपक्षी पार्टियों के लिए छोड़ दी थी 2019 की बात करें तो। आप ये देखिए कि कांग्रेस बहुत सारे जगह पे अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे जगह पे ऑपोजिशन का जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है वो ले लिया है। तो कांग्रेस का दिक्कत कहाँ पे आएगा? कांग्रेस का सबसे बड़ा दिक्कत आएगा, समझ लीजिए, जो वेस्ट बंगाल में, इज इट पॉसिबल टू फाइंड सिंगल कैंडिडेट जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और कांग्रेस मतलब एक ही कैंडिडेट दे रहे हैं? तो उसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए संजीव जी। हाँ, संजीव जी हैं। इतना हम लोगों ने कांग्रेस पर चर्चा कर ली, एक बार उनसे पूछ लें। क्यों संजीव जी, पूर्वोत्तर की बात करते करते एकदम से हम लोग विपक्षी एकता पर आ गए, उसके बाद कांग्रेस के भविष्य पर आ गए, तो आपसे पूछ ही लेते हैं। हाँ संकेत जी, अभी आप सब चर्चा कर रहे थे, जुड़ने के पहले मैंने फूफा जी की चर्चा सुनी कि नाराज फूफा जी। तो हम सब ने देखा है कि बुआ अपनी होती है, फूफा जी मान जाते हैं अंत समय में। तो ये नाराज फूफाओं का दौर यहाँ चलने वाला नहीं है, जिसको लेकर के अच्छा, फूफा जी मान नहीं जाते, ये पक्का है शादियों में?
मुझे लगता है कि ये आप अपने घर पूछे अखिलेश भाई, तो हो सकता है वो आपकी बता दे। हाँ। तो ये मुझे ये कहना, क्योंकि देखिए जो एक कांग्रेस पार्टी, आप सबने कहा कि नेशनल वाइड बड़ी पार्टी है पोजीशन में। दूसरी बात कि हम लगातार अपने मंचों पे, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारा अधिवेशन है, तो हम निश्चित है कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को लेकर के, और हमारा कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहा है, वो हर पार्टियां करती, हमारे अध्यक्ष ने भी की। लेकिन जब नेशनल वाइड एक पूरा कैनवास खींचा जा रहा है, तो वहां पे आपने कल ही देखा कि साउथ में स्टालिन साहब का जन्मदिन था, उस पर हमारे अध्यक्ष ने बहुत अच्छी बात कही कि हम समान सोच के लोगों के साथ आगे आना चाहते हैं। और इसलिए क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, चूंकि अभी तो रुझान आ रहे हैं, आप बताइए कि जिस मेघालय की बात करें, जहां 2 सीट भाजपा को थी शायद मेरे पास पिछली बार, क्या क्या नहीं हुआ वहां। कोयले का घोटाला हुआ, कोविड का घोटाला हुआ, पुलिस स्कैम में आप सोचिए कि एआईजी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, स्मार्ट मीटर का घोटाला हुआ, तो वो उसको लेकर के बात करूं, या त्रिपुरा की बात करूं जहां पे बॉर्डर क्राइसिस में उसमें पत्रकारों की हत्या हुई, और नागालैंड में तो आपने देखा कि प्रॉक्सी वोटिंग हुई, जिसको लेकर के हमारे तमाम क्षेत्रों के, चाहे वो ओलोगैंडन की हो, चाहे तिजिल की हो, चाहे घासापानी की हो, हमारे कैडेटों ने उस पर विरोध जताया, कोई सुनवाई नहीं। तो आज समझना यह है कि नॉर्थ ईस्ट से जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये पहले भी रहा कि डबल इंजन की सरकार की बात कहेगी। डबल इंजन की सरकार की बात अगर त्रिपुरा में करूं तो कहां रह गई, क्योंकि त्रिपुरा में अगर बात करते हैं तो राजधानी में सोचिए कि स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, उनका जो जल जीवन मिशन था वो फेल रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात करूं तो नागालैंड में बताइए कि केवल एक दीमापुर से लेकर कोहिमा तक की कोई, उन्होंने जो रोड बनाने की बात कही थी 4 लेन की, एक सिंगल 4 लेन वहां पे चल रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फेल। अब आप कहते हैं कि कांग्रेस का भविष्य नॉर्थ ईस्ट में क्या है, बिल्कुल त्रिपुरा में बाद में बात करेंगे, इससे पूछेगा संजीव जी आपसे। लेकिन आपने अभी जो मुद्दे गिना है ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि ये सारे मुद्दे, क्योंकि अभी तक इन पर चर्चा नहीं हुई, हम बाकी जो पॉलिटिक्स है उस पर चर्चा कर रहे थे, मुद्दों की बात ये नहीं हो रही। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, अगर आप उनको शुरुआती रुझान भी माने, तो कम से कम वो ये दिखा रहे हैं कि वो चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो, उनकी योजनाएं हो, या राज्य सरकार की नीतियां या योजनाएं हो, उन पर तो जनता मोहर लगाती दिख रही है। तो जो आप मुद्दे गिना रहे हैं, उनका कितना असर जनता में हुआ, क्योंकि वो जनता तो मान रही है कि ये इन्होंने ठीक काम किया। नहीं, अखिलेश जी ठीक काम तो नहीं किया, लेकिन एक नॉर्थ ईस्ट का जो नेचर है राजनीति का, हमें अभी पहले भी जो इतिहास है कि नॉर्थ ईस्ट के जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि सत्ता में हमारी सहभागिता बने। इसलिए कई बार आपने देखा कि वो नेशनल जो राष्ट्रीय क्षितिज पे जो दल है, कभी कांग्रेस रही तब भी आपने देखा कि वहां ये क्षेत्रीय दल, छोटे छोटे दल थे, कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकारें बनती रही हैं। आज वही चीजें भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं। अगर हम उसकी बात मैं फिर से कहूंगा कि तमाम नारे दिए गए कि इलेक्शन फॉर सॉल्यूशन का नारा था नागालैंड में, और मुख्यमंत्री ने भी दिया था कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो चेंजेस इज कमिंग, ये सारे नारे थे। तो उनको लेकर के मुख्यमंत्री का तो भ्रष्टाचार इतना बड़ा कि 5 साल में नागालैंड के मुख्यमंत्री की 11 करोड़ उनकी आमदनी बढ़ गई। तो मुद्दे एक तरफ हैं, लेकिन जो आपने कहा कि वहां के लोगों की राजनीति, इस राजनीति को मोहर लगा दी, तो वहां के लोगों को लगता है कि केंद्र की जो सत्ता है उससे मिलकर के चलेंगे तो हमारे राज्य का विकास होगा। तो ये राजनीति में मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका क्या होगी, ये लगता है कि जनता। लेकिन संजय जी, ये कम से कम राहत की बात है कि आपने ईवीएम को अभी तक दोष नहीं दिया, आपने ये नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, ईवीएम का सवाल तो मौजूद है। आपने गुजरात की चीजें हमारे तो फिर हिमाचल में क्या हुआ? अगर गुजरात में ईवीएम में गड़बड़ थी तो हिमाचल की ईवीएम ठीक अगर गुजरात के कंस्टिट्यूंसी में जहां 650 वोट थे, अखिलेश जी मुझे आपको भी सोचना चाहिए, और काउंटिंग के समय 2150 वोट निकले, आज भी रिकॉर्ड है। इसका क्या जवाब है चुनाव के पास? संजीव जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि अगर सब लोग सत्ता में आ जाएंगे तो फिर विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो तो केंद्र में जो सत्ता में रहता है उसके साथ होने की एक उनकी फितरत है। लेकिन इसी बात का फायदा तो जब आप सत्ता में थे तो आपने भी उठाया। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि इस बात को लेकर के आज नहीं, तभी विपक्ष था। मैं आज अभी आपकी चर्चा की शुरुआत में हुआ, आप ही में से किसी वक्ता ने कहा कि वहां पे लोग चाहते हैं, शायद मेघालय की चर्चा कर रहे थे, नागालैंड की चर्चा कर रहे थे आपसे जुड़ने के पहले, कि वहां विपक्ष भी चाहता है, जैसे कहा कि एक भी सीट किसी को तो भी चाहता है जुड़ना। सवाल इस डेमोक्रेसी में यह है कि विपक्ष जनता की आवाज होता है। जनता मोहर लगा दे, ठीक है, जनता किसी प्रलोभन में भी आ जाती है और अच्छे दिनों की सोच में भी आ जाती है, लेकिन 5 साल वो सरकार अगर जनता की
हितों की अनदेखी करती है, तो उस सदन में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है उसमें आवाज उठाएगा कौन? ठीक है, बिल्कुल। अभी संकेत हमारे एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा हम दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं। मोनी दीदी हमारे साथ आ गई हैं और बहुत लंबे समय तक एनडीटीवी से जुड़ी रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देख रही हैं जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं? आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल के आकलन था वो बिल्कुल परिणामों में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, या अभी भी कोई सरप्राइज हो सकती है? अब सरप्राइज इस 9 ही बजे हैं तो पता नहीं सरप्राइज शायद हो, लेकिन अब जो लग रहा है वो एग्जिट पोल्स एकदम एक्यूरेट से निकल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा की प्रपोजल आई हैं ईस्ट से वेस्ट, इस पर आगे शायद नजर रखना पड़ेगा। कांग्रेस का जो हालत हम देख रहे हैं इज नॉट वेरी हैप्पी एट ऑल, जैसे एग्जिट पोल्स ने कहा था। बीजेपी त्रिपुरा में भी एकदम आगे जा रही है। त्रिपुरा मोता का परफॉर्मेंस जितना एक्सपेक्टेड था वो शायद अब तक नहीं दिख रहा है। नागालैंड तो ऑपोजिशन मुक्त लग रहा है। अब मजेदार लग रहा है मेघालय में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तृणमूल काफी अच्छी परफॉर्मेंस ला रही है, एटलीस्ट लग रहा है फ्रॉम अर्ली ट्रेंड्स। बीजेपी भी तृणमूल के पीछे पीछे काफी नंबर्स लाए हैं। सर्टनली जो पिछली बार बीजेपी को 2 सीट मिले थे उससे ज्यादा, और इस बार बीजेपी हर सीट में मुकाबला कर रही है मेघालय। तो त्रिपुरा इस समय अगर आप देखें तो लग रहा है रोचक मुकाबला है, और नागालैंड इज ऑपोजिशन मुक्त और मेघालय में अब असली बैटल रहेगा। और अलायंस का जो एक मामला रहता है पोस्ट इलेक्शन, वो मेघालय पे सब नजर। मोनी जी, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? आप चूंकि इतने करीब से टीएमसी को देखती आई हैं, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी क्या पूरी कोशिश करेगी कि मेघालय में किसी तरह से सरकार में आए? वो कोनराड संगमा को बात करके उनको मनाएंगी कि वो गठबंधन उनके साथ बना ले, या संगमा तय कर चुके हैं कि उन्हें बीजेपी के साथ ही जाना है? जी, कॉनराड संगमा तो कल शाम को ही हेमंत बिस्वा शर्मा से मिले। सो लग रहा है कि जो पुराने दोस्त थे वो वापस दोस्ती बना लेंगे। लेकिन अगर तृणमूल के नंबर्स ऐसे बढ़ते रहें, 11 ऑलरेडी हम देख रहे हैं ट्रेंड्स में लीडिंग, अगर वैसा हो और पता नहीं, मेघालय बड़ा एक अजीब सा सिचुएशन हो रहा है। क्या हम देख सकते हैं कि एनपीपी तृणमूल के साथ जाएगी? क्या हम ये भी सोच सकते हैं कि बीजेपी अगर अपना एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर पाए, बीजेपी तृणमूल? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा जो निकल रहा है कि तृणमूल लग रहा है बीजेपी से भी लड़ रही है और कांग्रेस से भी, और रियली द वर्स्ट सफरर आज इस समय जो दिख रहा है दैट इज अनफॉर्चुनेटली द कांग्रेस, जिसका परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और वो भारत जोड़ो यात्रा ईस्ट टू वेस्ट, उसके लिए जरूर वेट करना पड़ेगा और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। मोनीदीपा, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि मेघालय के संदर्भ में आपने बात की, तृणमूल कांग्रेस 10-11 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय नेतृत्व में विपक्ष में किस तरीके से देखती है? आपको लगता है उनको और बल मिलेगा? जी, जो यहाँ पे कलकत्ता में बैठ के जो हमें लग रहा है तृणमूल का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि वो ये साबित करें कि वो कांग्रेस से और बीजेपी से। करीब 1.5 घंटा हो चुका है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में मतगणना शुरू हुए और जो कुछ खासे रुझान दिख रहे हैं उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं कि किस तरह के जो शुरुआती रुझान है वो बता रहे हैं। उनमें यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नागालैंड, त्रिपुरा में दोनों ही राज्यों में बीजेपी गठबंधन को बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। ये एक बड़ी खबर इस समय की 1.5 घंटे की जो मतगणना है उसके बाद दिखाई दे रही है। उसमें नागालैंड और त्रिपुरा में दोनों में ही शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन को बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। बिल्कुल, 41-41 जो है वो त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को, और करीब 50 नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी के गठबंधन को। और जिस तरीके का इतिहास रहा है, अगर एनपीएफ भी साथ में जुड़ जाए तो 7 उनके आप जोड़ लीजिए तो ये विपक्ष मुक्त नागालैंड की तरफ एक कदम
बढ़ता हुआ दिखाई दे। 2/3 सीटों पर बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन को नागालैंड में बढ़त है। बिल्कुल, तो ये 50 है ना, 60 में से 50। हाँ। तो ये एक तरफा एकदम वहां एक पर जो तरफा। रुझान दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही त्रिपुरा की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी गठबंधन को 2/3 सीटों पर बढ़त शुरुआती रुझानों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसमें जो शुरुआती रुझान आए, बता दें कि इसमें पोस्टल बैलेट की भी बड़ी संख्या है, तो इसलिए जो रुझान है वो बाद में कुछ बदल भी सकते हैं। और मेघालय की अगर बात करें तो वहां पर जो सत्तारूढ़ गठबंधन की बड़ी पार्टी एनपीपी वो 22 सीटों पर आगे है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो आगे दिख रही है। और मेघालय में ही तृणमूल कांग्रेस 11 पर और बीजेपी 10 सीटों पर आगे है। तो यानी मेघालय में स्पष्ट है कि वहां पर एक कोई गठबंधन की सरकार ही बनेगी। अब गठबंधन किसके साथ होगा? क्या एनपीपी वापस 5 साल पहले उन्होंने जिससे गठबंधन किया था, भारतीय जनता पार्टी और यूडीएफ, उन्हीं के साथ चले जाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 22 में 10 जोड़िए और 8 और जोड़ लीजिए, तो ये 38 हो जाता है। लेकिन यहां पर एनपीपी के पास एक विकल्प टीएमसी और कांग्रेस के साथ जाना भी हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो चीजें पलट सकती हैं। हालांकि इसके चांसेस कम हैं, क्योंकि कल ही एक मीटिंग हो गई जिसको सूत्रों के हवाले से गुप्त बताया जा रहा है, लेकिन उसके बारे में जानकारी सारी जानकारी आ गई बाहर गुप्त मीटिंग के बारे में। ये मीटिंग है हेमंत बिस्व शर्मा और कॉनराड सांगमा के बीच में। क्या इस मीटिंग के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी का गठबंधन एक बार फिर से एनपीपी के साथ? और ये जो चुनाव हुए हैं ये इस साल के पहले 3 चुनाव है। इस साल आपको रहा है कि 9 चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर में होता है, यूटी में, तो वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन शुरुआती 3 जो आज चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, इसमें तीनों में ही बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। और कुछ महत्वपूर्ण किरदार इन तीनों चुनाव में रहे हैं, जिन पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि किस किस नेता ने एक बड़ी भूमिका इन चुनाव परिणामों में निभाई है। सबसे पहले अगर हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की, तो पीएम नरेंद्र मोदी की भी एक बड़ी भूमिका इस पूरे चुनाव में दिखी है। उनका चेहरा बीजेपी ने आगे रखकर चुनाव लड़ा था, तो उनकी क्या भूमिका रही है संकेत, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई रैलियां पूर्वोत्तर के राज्यों में पीएम मोदी ने की हैं। और त्रिपुरा में 11 और 13 फरवरी को उन्होंने रैली की थी। मेघालय में भी 24 फरवरी को विशाल रैली की थी, और इसी के साथ साथ रोड शो भी उन्होंने किया था। जी, मेरे ख्याल से वो कटआउट्स जरा दिखाते हैं अपने दर्शकों को। तो ये रहा कटआउट। अभी जो अखिलेश जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि किसकी क्या क्या भूमिका रही, तो नरेंद्र मोदी आपके स्क्रीन पर, जैसे कि अखिलेश जी बता, एक बार आप फिर से दोहरा दें। बिल्कुल। तो 11 और 13 तारीख को त्रिपुरा में पीएम मोदी की रैलियां हुई हैं। साथ ही 24 तारीख को उन्होंने मेघालय में एक विशाल रैली की थी, और उसी दिन उन्होंने रोड शो भी किया था। और इसी में उन्होंने डबल इंजन की बात की थी पीएम मोदी ने, और ये मुझे लगता है कि शायद काफ़ी हद तक काम किया है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने ये सोच करके भी वोट दिया कि हम ऐसी सरकार चुने जो केंद्र की सरकार के साथ अलाइंड हो, ताकि जो राज्य का विकास है उसके ऊपर असर ना पड़े। तो ये डबल इंजन की बात जो उन्होंने की है वो शायद कुछ हद तक बीजेपी के पक्ष में काम करता दिखाई दे रहा है। आइए और भी लोगों को देखते हैं, क्योंकि और लोगों ने भी इन चुनावों में काफी अहम भूमिका निभाई है। तो एक तो नरेंद्र मोदी हो गए, इसके अलावा बीजेपी से ही और भी नेता हैं, जैसे कि अमित शाह। अमित शाह की भूमिका पर अखिलेश जी आप क्या? बिल्कुल, अमित शाह की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में उन्होंने भी 12 तारीख को एक विजय संकल्प रैली को संबोधित किया था। शिलोंग में 20 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी रैली की थी। नागालैंड में भी 21 फरवरी को विशाल रैली की थी। और साथ ही अमित शाह के जो रोड शो थे संकेत, उसमें भी काफ़ी भीड़ उमड़ी थी, और वो एक तरह का संकेत था कि किस तरह से बीजेपी के पक्ष में वहाँ माहौल बन रहा है। और साथ ही नागालैंड में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा वादा किया था, चुनावी वादा, वो था अफस्पा हटाने का। उन्होंने कहा था कि अधिकांश हिस्से में राज्य से अफस्पा हट चुका है, और जहाँ थोड़ा बहुत बचा है उस पर भी अगर हमारी सरकार बनती है तो इसको हटाने पर हम विचार करेंगे। तो ये एक बड़ा वादा गृह मंत्री अमित शाह का, जो शायद बीजेपी के पक्ष में एक बड़ा काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नागालैंड में बीजेपी गठबंधन भारी बहुमत की ओर बढ़ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही नॉर्थ ईस्ट में और भी लोग हैं, जैसे कि हेमंत बिस्व शर्मा हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, और भारत जोड़ो यात्रा में वो क्या हासिल कर पाए और क्या पूर्वोत्तर राज्यों में उसका असर हुआ, अखिलेश जी? देखिए, सिर्फ एक ही बार गए हैं चुनाव प्रचार के लिए मेघालय में, और वहां पर उन्होंने शिलोंग में रैली की थी। लेकिन जो शिलोंग में रैली राहुल गांधी की थी, उसमें भी जो थीम उनकी थी, वो बजाय बीजेपी एनपीपी पर हमला करने के वो टीएमसी पर ज़्यादा हमला करते नजर आए। और इसी के कारण टीएमसी और कांग्रेस के बीच में खटास भी पैदा हुई, जिसके बारे में कुछ देर पहले हमने यहाँ पर चर्चा की थी। लेकिन अब ज़रूर बात हो रही है कि
ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक अब जो भारत जोड़ो यात्रा है वो चलेगी। नई भारत जोड़ो यात्रा, वो राहुल गांधी का एक नया फैसला है जिस पे ममता बनर्जी के बारे में आप बात करते हैं, क्योंकि उनकी टीएमसी ने 2 जगह चुनाव लड़ा, एक त्रिपुरा में और एक मेघालय में। त्रिपुरा में तो कोई बहुत ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन मेघालय में 12 सीटों पर बढ़त हासिल उन्होंने की है और ये एक बम्पर शुरुआत मानी जा सकती है। इसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण है क्योंकि जो मुकुल संगमा एक बड़े कद्दावर नेता हैं मेघालय के, वो कांग्रेस छोड़ करके टीएमसी में शामिल हुए अपने समर्थकों के साथ, और चूंकि वहाँ पर पर्सनालिटी ड्रिवन इलेक्शन ज़्यादा होता है तो ये भी टीएमसी की सफलता के पीछे एक कारण माना जा रहा है। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी की जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएँ हैं उसमें उन्हें लगता है कि पूर्वोत्तर में कई सारे ऐसे राज्य जहाँ पर कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, सफलता हासिल करनी चाहिए। गोवा में भी हमने देखा था कि उन्होंने कोशिश की थी, वो अलग बात है कि वो सफलता हासिल नहीं कर पाई। बिल्कुल। और अब आइए बात करते हैं जो चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है बीजेपी का पूर्वोत्तर राज्यों में, हेमंत बिस्व शर्मा। स्टार प्रचारक भी हैं और साथ साथ में चाहे वो सीक्रेट मीटिंग करनी हो, किसी से कुछ बात करना हो, पूर्वोत्तर राज्यों की डोर इन्होंने पूरी तरीके से अखिलेश जी संभाल रखी। नेडा बनाया था बीजेपी ने इन्हें अपने साथ लाने के बाद, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाई थी और उसमें इनको चेयरमैन बनाया था, कन्वीनर बनाया था। तो उसमें इनका मुख्य जो काम है, कांग्रेस से ही आए हैं, आप जानते हैं राहुल गांधी पर सबसे ज़्यादा हमला अगर कोई बीजेपी में बोलता है तो वो हेमंत बिस्व शर्मा ही बोलते हैं, और पूरे पूर्वोत्तर में राज्यों में सरकार बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। जहाँ कहीं पर भी आपको विधायकों को अपने साथ लाना है, कहीं पर सरकार गिरानी है, कुछ करना है, जोड़ तोड़ घटाओ, ये सब हेमंत बिस्व शर्मा की जिम्मेदारी। बिल्कुल। तो अगर कहीं यहाँ पर कोई गुंजाइश लग नहीं रही है इन 3 राज्यों में, लेकिन मेघालय में उनकी भूमिका होगी क्योंकि मेघालय में पहले ही वो एक सीक्रेट मीटिंग कर चुके हैं कोनराड संगमा के साथ। बिल्कुल। ये एक और चेहरा है। अब सीक्रेट बोलना बंद कर दीजिए, अब तो सबको मालूम है कि ये मीटिंग हुई है। डॉक्टर मानिक साहब, डॉक्टर साहब के बारे में कुछ देखिए, इनको आखिरी मौके पर लाया गया क्योंकि अब बिप्लब देब वहाँ पर बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला किया, बिप्लब देब को हटाया और उनकी जगह डॉक्टर मानिक साहब को लाया जो कि उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, राज्यसभा के सांसद थे। बिप्लब देब को अब राज्यसभा में लाया गया है और ये पेशे से डॉक्टर हैं और ये एक्चुअली सर्जरी वगैरह भी करते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री रहते हुए इनको बुलाया गया कि आप जल्दी से, ये एक ऐसा केस आया है जिसको आप ही हैंडल कर सकते हैं, तो ये गए और इन्होंने सर्जरी की। तो इस तरह से काफ़ी लोकप्रिय भी हैं डॉक्टर साहब और इनके ऊपर दारोमदार भी काफ़ी है। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है वहाँ पर। प्रतिभा भौमिक जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, वहाँ से लोकसभा सांसद हैं, उन्हें भी बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया। तो अब ये एक मन में डाउट रहेगा कि आखिरी मौके तक कि डॉक्टर साहब को मुख्यमंत्री बनाते हैं या प्रतिभा भौमिक मुख्यमंत्री बनाते हैं। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये एक जरूरी बात होगी। तो ये है क्योंकि चुनाव प्रचार में हम अक्सर देखते हैं कटआउट लगता है, तो हमको लगा कि ये कटआउट के माध्यम से आपको बताएं कि पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन सी वो पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई। तो ये उसका एक लेखा जोखा था। स्मिता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि इन चुनाव के नतीजों में जो अभी भी आ रहे हैं उसमें अलग अलग दलों के लिए क्या क्या संकेत है, और खास तौर से जो केंद्रीय दल हैं जैसे कि कांग्रेस और भाजपा और भारतीय जनता पार्टी, साथ में टीएमसी। भाजपा को पहले लीजिए। हाँ। पिछले जैसे 2019 में यहाँ लोकसभा सीट्स पूरे पूर्वोत्तर में 25 सीट है, उसमें उनको 19 मिले थे। तो हालांकि वहाँ सीट्स कम है मगर फिर भी 19 एक बड़ा नंबर होता है। तो उनके लिए जो पूर्वोत्तर के ये जो अभी चुनाव हो रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो वो एक संकेत देता है 2024 के लिए, और दूसरा है कि इस साल और 6 चुनाव हैं प्रदेशों में, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और शायद मिजोरम है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तो दोनों जगह पे भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है। छत्तीसगढ़ में भी वो कोशिश करेंगे कि बघेल को, कांग्रेस को हटाए वहाँ से। कर्नाटक में अभी वो सत्ता में है मगर अब एक काफी बड़ी लड़ाई होगी चुनाव में, तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अभी इस साल भारत जोड़ो यात्रा एक अलग किस्म का एक मैसेज देने की कोशिश की।
मगर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। मुझे तो लग रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा ठीक है, अच्छी रिपोर्ट्स आए, मगर एक ही प्रदेश में मुझे लगा कि इम्पैक्ट हुआ, दैट वाज जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ बहुत दिनों से लोग बाहर नहीं आ रहे थे, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो हाँ, रही थी। मगर इस बार लोग बाहर आए तो वो महत्वपूर्ण था। नहीं, केरल में भी बहुत लंबी यात्रा चली, केरल में No. भारत जोड़ो यात्रा। नहीं तो नहीं, वहाँ पर सब भी जगह बहुत पे से- लोग हाँ, निकले हैं, हाँ। मगर जम्मू एंड कश्मीर में लोग नहीं निकल रहे थे किसी पार्टी के लिए, हाँ। तो इसलिए मैं उसको महत्वपूर्ण हाँ, मानती हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। दूसरे जगह पे तो कोई एक्टिविटी होता है, लोग लेकिन वो आते हैं, लेकिन हाँ, वो मगर- कितना तब्दील होगा ये एक बहुत महत्वपूर्ण। एक आपको ये बता दें कि एक जबरदस्त रिवर्स गियर लगा है त्रिपुरा में, और ये इसीलिए थोड़ा सा जब राउंड्स कैलकुलेट होते हैं तो चीजें थोड़ा इधर उधर होती हैं। बीजेपी की जो बढ़त 40 पार थी वो अब घट के 35 हो गई है, 5 सीट नीचे, और कांग्रेस और लेफ्ट 18 पर गई है और त्रिपुरा मोथा 7 पर है। ये एक बदलाव आया है। और क्योंकि अब ईवीएम की जो गिनती है वो शुरू हो गई है, तो इसलिए अब ईवीएम का आंकड़ा ज्यादा है रुझानों में। और जो मुख्यमंत्री हैं खुद वो अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं, डॉक्टर मानिक शाह। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इस पर कोई नतीजे पर पहुंचना चाहिए, लेकिन साहब आप तो कह भी रहे थे कि शायद त्रिपुरा में अभी हमें इंतजार करना चाहिए। ये तो मतलब त्रिपुरा में अगर आप देखते हैं, त्रिपुरा में बीजेपी में एक बड़ा डिवीजन है, जो लोग पार्टी का जो सेंट्रल लीडरशिप है उनका दर्द से बात नहीं करते हैं। प्रतिमा भौमिक वर्सेस डॉक्टर मानिक शाह, क्योंकि मानिक शाह को ये पब्लिकली लोग कहते हैं कि डॉक्टर मानिक शाह को हराने का कोशिश खुद प्रतिमा भौमिक जी करेंगे, और प्रतिमा भौमिक जी जो डॉक्टर मानिक सरकार जो चीफ मिनिस्टर से जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं, तो वहां पे भी इनका राइवल फैक्शन विद बीजेपी वो कोशिश करेंगे। मतलब अंदरूनी विपक्ष भारतीय जनता पार्टी, हाँ। ये आप कह रहे हैं। एक और रुझान कम हो गया है, 34 पर चली गई बीजेपी लेकिन गठबंधन। फिर भी उसमें संकेत जो त्रिपुरा के रुझान आ रहे हैं उसमें लेफ्ट पार्टियां कोई अच्छा नहीं कर रही हैं। लेफ्ट हाँ, गठबंधन वो वो 18 पे अटके हुए हैं, त्रिपुरा जो है वो 8 पर अटका हुआ है, तो यानी वो वो अगर ज्यादातर- साथ में आ भी जाए तो उनकी सरकार बनती नहीं दिख नहीं, नहीं रही। सरकार नहीं बनेगी। नहीं, वो ज्यादातर लेफ्ट के सीट्स है, कांग्रेस का कुछ कांग्रेस नहीं तो है। वहां पर है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मोनीदीपा बैनर्जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी भी इंतजार किया जाए कुछ उलटफेर का, या ये मान लिया जाए कि थोड़ा बहुत अप डाउन होगा लेकिन नतीजा साफ ही दिख रहा है? बोलना मुश्किल है, इट्स टू अर्ली अभी भी। और जैसे आपने कहा, अभी बस ईवीएम के काउंटिंग शुरू हुई है। 9 बजे तक तो हम बस पोस्टल बैलेट्स देख रहे थे, तो उसमें तो लग रहा था कि जो एग्जिट पोल्स हैं वो एकदम ऑन पॉइंट हैं। पर अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है, थोड़ा इधर उधर लग रहा है। बीजेपी डाउन टू अ लीड ऑफ 34 डाउन 10। सो ये तो जरूर इस पर नजर रखना पड़ेगा। अग्रीड दैट लेफ्ट और कांग्रेस का जो हम नंबर्स देख रहे हैं वो भी काफी अभी भी नॉट वेरी एक्साइटिंग। त्रिपुरा मोता इज प्रोबेबली एट द मोमेंट मोस्ट डिसअपॉइंटिंग कि अब तक वो बस 8 ही पे खड़े हैं, जहां पे उन्होंने 42 सीट्स पे कॉन्टेस्ट किए हैं। बट देखना पड़ेगा अब ये इलेक्शन रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, जैसे मेघालय में जो जानकारी मिली है, अभी जितनी सीट्स जिन पर अभी पहले राउंड की ही काउंटिंग चल रही है, उसका परसेंटेज इस नतीजे में 31% है, वेटेज जिसे कहते हैं। और सेकेंड राउंड की काउंटिंग का 3% और 3 राउंड की काउंटिंग का 3%। और अभी करीब 37 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां पर राउंड्स जो हैं वो 0 ही हैं, मतलब पहला राउंड भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसका वेटेज जो है करीब 60% है। तो अभी भी बहुत ही शुरुआती रुझान है। मोनीदीपा जी हाँ, जस्ट ये त्रिपुरा मोता के बारे में यही कहना है कि ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। आर दे फ्रॉम द ट्राइबल ऑटोनोमस एरिया या सारे स्टेट से आ रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा, त्रिपुरा मोता ने कॉन्टेस्ट किया फ्रॉम 42 सीट्स, मेनी ऑफ देम आउटसाइड द ट्राइबल एरिया। तो इस पर थोड़ा नजर रखना पड़ेगा कि ये सीट रिजल्ट्स या ट्रेंड्स कहाँ से आ रहे हैं। पर एट द मोमेंट बीजेपी फिर वापस 36, तो काफी फ्लूइड सिचुएशन लग रहा है। पर अभी भी अगर आप मुझे पूछे तो एग्जिट पोल्स
will probably still be on. इसका मतलब त्रिपुरा में लगता है कि बीजेपी को हेमंत बिस्व शर्मा की जरूरत पड़ेगी, आपको लगता है? नहीं, यहाँ पे आखिरी बहुमत मौके तो है तक, ही। आखिरी मौके पे भी कुछ लगता है कि फेरबदल होगा? मेरे ख्याल से बीजेपी का गठबंधन सरकार बनेगा, क्योंकि त्रिपुरा मोटा का जो पॉलिटिकल प्लैंक है वो एक्चुअली अपोज टू सीपीएम। तो सीपीएम और त्रिपुरा मोटा मेरे ख्याल से कभी एक साथ नहीं आएंगे। तो उसमें खाली ये है कि त्रिपुरा मोटा कॉम्प्रोमाइज करेगा या मतलब अपोजिशन पे बैठेगा, क्योंकि त्रिपुरा मोटा का जो मेन डिमांड है वो राइटिंग में चाहता है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो वही दिक्कत है। 8 की लीड है त्रिपुरा मोथा के लिए और 35 पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है त्रिपुरा में। अभी भी देखिए बहुमत का आंकड़ा 31 है, तो ये एक तरीके से इसको लीड ही माना जाए, लेकिन ये रुझान है, बदलते रहते हैं। तो पहले जो ऐसे लग रहा था कि 40 पार हो गया है त्रिपुरा में, ऐसा नहीं है, 5 सीटें कम हो गई, लेकिन अप डाउन ये लगातार हो रहा है। एक ऐसी जगह जहां पर रुझान एकदम साफ है अखिलेश जी, वो है नागालैंड। नागालैंड में तो 45, यहां पर भी थोड़ा सा कम हुआ है, बीच में तो 50 चला गया था, वो अभी करीब 45 के पास है। और एनपीएफ का अगर आप 5 जोड़ दें तो वो 50 तक ही पहुंच जाएगा। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ त्रिपुरा के बारे में, ये जो बीजेपी ने फैसला किया विप्लव देव को हटाने का, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण था? क्या पार्टी की अंदरूनी लड़ाई थी या कुछ और सोच करके उन्होंने फैसला किया है? और इससे इसको फायदा मिला है बीजेपी को या नुकसान हो रहा है? बीजेपी को फायदा मिला इसलिए क्योंकि विप्लव देव जब चीफ मिनिस्टर थे, बहुत सारे पॉलिटिकल वायलेंस हुआ करता था, इंक्लूडिंग अटैक्स ऑन मीडिया जर्नलिस्ट, एंड पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग और अप्रिशिएटिंग इट। तो इसलिए बीजेपी को डॉक्टर मानिक शाह जैसे एक मॉडरेट, कंसिडरेट, पढ़े लिखे गुजरात फॉर्मूला, हाँ, लेके आना पड़ा। गुजरात अदरवाइज मेरे ख्याल से अगर ये चेंज नहीं आता तो बीजेपी के लिए और ज्यादा दिक्कतें हो जाती। दिक्कत होती, ठीक है। ये आपको लगता है अखिलेश जी, ये बीजेपी ने एक ऐसा गुजरात फॉर्मूला इजाद किया है कि उसको फिर त्रिपुरा में भी लगा दिया, और उस तरीके के नतीजे अगर ये मटेरियलाइज कर जाते हैं तो ये और जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उन सब के गर्दन पे होना ही है। अभी आप कर्नाटक के टिकट बंटने दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जो गुजरात फार्मूला है वो किस हद तक इंप्लीमेंट हो रहा है। बड़े पैमाने पर कर्नाटक में भी बीजेपी लागू करेगी और करना ही पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की काट उसी में है। बिल्कुल।